जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसी दुनिया की जहां छपा हुआ एक भी शब्द मौजूद ना हो। मतलब सुबह उठने पर आपके टूथपेस्ट के ट्यूब पर कोई नाम नहीं, अखबार की जगह बस एक कोरा कागज है और सड़कों पर लगे सारे विज्ञापन बिल्कुल खाली पड़े हैं। ये वाकई एक काफी काफी डरावना विचार है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान को सहेजने का कोई स्थायी जरिया ही ना हो, जहां इतिहास सिर्फ हवा में तैरते शब्दों पर निर्भर हो। बिल्कुल। और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते उस इतिहास का रूप ही पूरी तरह बदल जाए। आज हम अपने चारों ओर छपी हुई चीजों से इतने घिरे हुए हैं ना, किताबें, अखबार, मैगजीन, कि हम उस दुनिया की कल्पना ही नहीं कर पाते जब छपाई का आविष्कार ही नहीं हुआ था। राइट। और इसीलिए आज की ये जो हमारी विस्तृत चर्चा है, ये बहुत जरूरी हो जाती है। हाँ, तो शाहिद स्टडी सर्कल के इस खास मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया वाले टॉपिक में आज हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे इस स्याही और कागज के इस मेल ने पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। बिल्कुल। और हम चीन की उस शुरुआती ठप्पे वाली छपाई से लेकर यूरोप की मुद्रण क्रांति को समझेंगे। और हाँ, भारत में कैसे प्रिंट ने राष्ट्रवाद को हवा दी, ये सफर भी खंगालेंगे। और सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि ये सिर्फ एक मशीन या तकनीक का इतिहास नहीं है, है ना? एग्जैक्टली। ये सिर्फ मशीनों की बात नहीं है। ये विचारों के फैलने की, सदियों पुरानी सत्ताओं के हिलने की और आम आदमी के अचानक से ताकतवर हो जाने की कहानी है। जब शब्द छपने लगे ना, तो इंसान के सोचने का पूरा तरीका ही जड़ से बदल गया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत पूर्व से करते हैं, मतलब एशिया से। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि छपाई की शुरुआत उन बड़ी बड़ी भारी मशीनों से नहीं हुई थी जो आज हम कारखानों में देखते हैं। हाँ, इसकी शुरुआत तो बहुत ही साधारण तरीके से इंसानी हाथों और लकड़ी के टुकड़ों से हुई थी। हमें इसके लिए जाना होगा चीन की ओर। अच्छा, चीन में? मतलब किस समय की बात कर रहे हैं हम? करीब 594 ईस्वी के आसपास चीन में लकड़ी के ब्लॉक, जिन्हें हम तख्तियां कहते हैं, उन पर स्याही लगाकर छपाई शुरू हुई। इसे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहा जाता था। तो ये काम कैसे करता था? मतलब क्या वो एक स्टैंप की तरह होता था? हाँ बिल्कुल, एक मुहर या स्टैंप की तरह ही समझ लीजिए। लकड़ी के एक सपाट गुटके पर डिजाइन या शब्दों को उल्टा उकेरा जाता था। फिर उस उभरे हुए हिस्से पर स्याही लगाकर कागज को रखा जाता था। ओके, और फिर उसे रगड़ते होंगे ताकि स्याही कागज पर आ जाए? सही बात है। लेकिन चीन के सामने एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या आ गई थी इस चीज को लेकर। वो क्या? समस्या थी उनका कागज। उस समय चीन का कागज बहुत पतला और थोड़ा छिद्रयुक्त होता था। ओह, तो मतलब अगर कागज बहुत पतला था तो स्याही तो कागज के आर पार हो जाती होगी। एग्जैक्टली। अगर कोई दोनों तरफ छापने की कोशिश करे तो कुछ भी साफ पढ़ा ही नहीं जा सकेगा, सब मिक्स हो जाएगा। तो उन्होंने इसका क्या समाधान निकाला? यहीं पे चीनी कारीगरों का दिमाग काम आया। उन्होंने अकॉर्डियन शैली का आविष्कार किया, मतलब अकॉर्डियन स्टाइल। इसमें वे कागज के किनारों को मोड़कर सिल देते थे। अच्छा, तो एक पन्ना डबल हो जाता था ताकि स्याही आर पार न दिखे? बिल्कुल। ये एक तरह से फोल्ड होने वाली किताब बन गई थी। और जो लोग इन किताबों को लिखते या डिजाइन करते थे ना, जिन्हें सुलेखक या कैलीग्राफर्स कहते हैं, उनकी समाज में बहुत इज्जत हुआ करती थी। क्योंकि वो हाथों से बेहद खूबसूरत और कलात्मक अक्षर लिखते थे। पर मैं सोच रही थी, इतनी मेहनत और इतना समय लगाकर ये किताबें आखिर छापी किसके लिए जा रही थीं? क्या आम जनता ये सब पढ़ रही थी उस वक्त? नहीं, आम जनता के लिए तो बिल्कुल नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को बढ़ावा देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था चीन का विशाल साम्राज्य और उनकी नौकरशाही। नौकरशाही? मतलब सरकारी काम के लिए? हाँ, चीन में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एक बहुत ही कठिन सिविल सेवा परीक्षा होती थी। और इस परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या इतनी विशाल थी कि उनके पढ़ने के लिए सामग्री की भारी कमी हो गई थी। अरे, ये तो बिल्कुल आज के समय की तरह लग रहा है। मतलब जैसे आज हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एग्जाम प्रेप और कोचिंग सामग्री की पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। हाँ, बहुत सटीक तुलना है ये। परीक्षा के भारी दबाव और पास होने की होड़ ने ही एक पूरी छपाई इंडस्ट्री को जन्म दे दिया था चीन में। शाही राज्य खुद भारी मात्रा में ये किताबें छपाता था। क्या बात है! मतलब जरूरत ही आविष्कार की जननी है। बिल्कुल। और जैसे जैसे समय बीता, 17वीं सदी तक आते आते छपाई सिर्फ सरकारी परीक्षाओं तक सीमित नहीं रही। तो और कौन इस्तेमाल करने लगा इसका? इसका दायरा काफी बढ़ गया था। व्यापारी अपने रोजमर्रा के हिसाब किताब के लिए इसका इस्तेमाल करने लगे। लोगों के लिए पढ़ना एक शौक बन गया। और महिलाएं भी अब सिर्फ पाठक नहीं रहीं,
ओ, महिलाओं ने भी लिखना शुरू कर दिया था क्या? हाँ, कई अमीर परिवारों की महिलाओं ने अपनी लिखी कविताएं और नाटक छापने शुरू कर दिए थे उस समय। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और मैंने पढ़ा है कि ये तकनीक सिर्फ चीन तक बंद कर नहीं रही। 768 या 770 ईस्वी के आसपास बौद्ध प्रचारक इस तकनीक को जापान ले गए थे। एकदम सही। जापान की सबसे पुरानी छपी हुई किताब जो है ना, जो 868 ईस्वी की है, उसका नाम है डायमंड सूत्र। ये उसी तकनीक से छपी थी। डायमंड सूत्र, राइट। लेकिन जापान के संदर्भ में मुझे एक और चीज ने बहुत हैरान किया था। ये उकियो कला क्या थी? इसने समाज को कैसे बदला? उकियो का मतलब होता है तैरती हुई दुनिया के चित्र। 18वीं सदी के अंत तक एदो में, जिसे आज हम टोक्यो कहते हैं, वहां के शहरी जीवन में एक नई कला का जन्म हुआ। अच्छा, किस तरह की कला? कितागावा उतामारो जैसे जो कलाकार थे, उन्होंने आम शहरी जीवन, चाय घरों, कलाकारों और रोजमर्रा के दृश्यों को दर्शाने वाली चित्रकारी की। और मुद्रण तकनीक के कारण इन चित्रों को थोक में छापा जा सका। मतलब अब कला सिर्फ राजाओं या अमीरों के महलों तक सीमित नहीं रही। एक आम आदमी भी इसे खरीद कर अपने घर में लगा सकता था। बिल्कुल। प्रिंट ने एक तरह से कला का भी लोकतंत्रीकरण कर दिया था। और एशिया की इस पूरी कहानी में कोरिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, कोरिया का जिक्र तो जरूरी है। 13वीं सदी के मध्य में कोरिया में त्रिपिटक कुरियाना तैयार किया गया था, है ना? राइट। वो लगभग 80,000 लकड़ी के ब्लॉक्स पर उकेरा गया बौद्ध ग्रंथों का एक बहुत ही विशाल संग्रह है। 80,000 ब्लॉक! आप सोचे जरा। उफ, 80,000। लेकिन कोरिया ने जो सबसे बड़ा तकनीकी आविष्कार किया, मुझे लगता है वो था मूवेबल मेटल टाइप। हाँ, 14वीं सदी के अंत में उन्होंने जिक्जी नाम की एक किताब छापी थी इसी तकनीक से। पर ये मूवेबल मेटल टाइप उस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से अलग कैसे था? देखो, वुड ब्लॉक में अगर आपको एक पन्ना छापना है तो पूरे पन्ने के लिए लकड़ी का एक पूरा गुटका उकेरना पड़ता था। और अगर उसमें एक भी गलती हो गई तो पूरा का पूरा गुटका बेकार। एग्जैक्टली। पूरी मेहनत पानी में। लेकिन मूवेबल टाइप में उन्होंने क्या किया, धातु के अलग अलग अक्षर बनाए। ओ, समझ गए। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे आज का हमारा कंप्यूटर कीबोर्ड। मतलब हम हर नए वाक्य के लिए नया कीबोर्ड तो नहीं बनाते ना, बस उन्हीं बटनों को अलग अलग क्रम में दबाते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उन्होंने अक्षरों के सांचे बना लिए जिन्हें बार बार नए पन्ने सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इससे छपाई की गति कई गुना बढ़ गई। कमाल है। तो फिर एशिया में इतनी तरक्की कर रही ये तकनीक यूरोप कैसे पहुंची? इसके लिए हमें 1295 ईस्वी में चलना होगा। मार्को पोलो का नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ हाँ, वो महान इटालवी यात्री। बिल्कुल। तो मार्को पोलो सालों तक चीन में रहने के बाद जब वापस इटली लौटा तो वो अपने साथ इसी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का ज्ञान लेकर गया। अच्छा, तो इटली के लोगों ने लकड़ी की तख्तियों से छपाई शुरू की और फिर धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गई। हाँ, लेकिन एक दिक्कत थी। यूरोप में किताबों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी और लकड़ी के ब्लॉक से छापना अभी भी उनकी जरूरतों के हिसाब से बहुत धीमा था। इसका मतलब है कि यूरोप को एक ऐसी मशीन की जरूरत थी जो उत्पादन को एक अलग ही स्तर पर ले जाए। और शायद यही कहानी में जोहान गुटेनबर्ग की एंट्री होती है। एकदम सही। 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग में गुटेनबर्ग ने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया दिया। उन्होंने जैतून का तेल निकालने वाली मशीन देखी, यानी ऑलिव ऑयल प्रेस। अरे रुको, जैतून पहनने की मशीन से प्रिंटिंग मशीन का आइडिया, ये कैसे? गुटेनबर्ग ने सोचा कि अगर इसी प्रेस के सिद्धांत का इस्तेमाल कागज पर एक समान दबाव डालकर छापने के लिए किया जाए तो क्या होगा। वाओ, ये तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सोच थी। हाँ, उसने धातु के अक्षरों के सांचे बनाए और उन्हें एक फ्रेम में कसा। उस फ्रेम पर स्याही लगाई और फिर ऑलिव प्रेस जैसी मशीन से कागज को उस पर जोर से दबाया। और इसी प्रेस से जो पहली किताब छपी वो थी बाइबल, राइट? बिल्कुल। और ये जान के हैरानी होती है कि उन्होंने 3 साल में इसकी 180 प्रतियां छापी। आज के समय में 3 साल में 180 किताबें बहुत कम लग सकती हैं। जी। मतलब आज तो 1 मिनट में छप जाती हैं, लेकिन उस युग के हिसाब से ये एक जादुई रफ्तार रही होगी। बहुत बड़ी बात थी ये। और यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। ये जो शुरुआती छपी हुई किताबें थी ना, ये दिखने में मशीन से बनी हुई नहीं लगती थी। क्या मतलब? तो कैसी लगती थी? वे बिल्कुल पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी ही लगती थीं। गुटेनबर्ग ने अक्षरों को तो मशीन से छापा, लेकिन किताबों के हाशिए पर फूल, पत्तियां और डिजाइन आज भी हाथ से बनाए जा रहे थे। अच्छा, शायद इसलिए ताकि अमीर लोगों को लगे कि उनके पास कुछ खास है। जी। मतलब वे मशीन की एक रास्ता से बचना चाहते होंगे। बिल्कुल, वो पर्सनलाइज्ड टच देना चाहते थे।
लेकिन जैसे जैसे छपाई की रफ्तार बढ़ी, इसके सबसे गहरे असर अगर कहीं दिखे तो वो था धर्म का क्षेत्र। हाँ, ये तो है। जब ज्ञान एक आम आदमी तक पहुंचता है तो वो सबसे पहले उन पुरानी सत्ताओं से सवाल पूछना शुरू करता है जिन्होंने सदियों से उस ज्ञान पर अपना एकाधिकार जमा रखा था। सही कहा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मार्टिन लूथर। उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों के खिलाफ अपनी मशहूर 95 स्थापनाएं लिखी, जिसे 95 थीसिस कहते हैं। पर मैं ये सोच रही थी कि इसमें प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? मतलब बगावतें तो पहले भी हुई होंगी समाज में। बगावतें हुई थी, लेकिन प्रिंट से पहले ईश्वर क्या कहता है ये जानने का एकमात्र जरिया चर्च के पादरी थे। ज्ञान पर उनका पूरा एकाधिकार था। हाँ, आम आदमी तो बाइबल पढ़ नहीं सकता था। एग्जैक्टली। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो लूथर की बातें रातों रात हजारों पर्चों में छपकर पूरे यूरोप में फैल गईं। लोग खुद पढ़ने लगे और अपने निष्कर्ष निकालने लगे। मतलब प्रिंट ने चर्च के इस एकाधिकार को तोड़ दिया। बिल्कुल। और इसी से प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। लूथर की छपाई से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कहा था, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। क्या बात है। लेकिन हर कोई तो इस नई तकनीक से खुश नहीं था, है ना? मुझे इटली के उस आम किसान की कहानी याद आ रही है, मेनोक्यो। हाँ, मेनोक्यो। ये इसका सबसे खौफनाक उदाहरण है। और श्रोताओं के लिए यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं, हम यहाँ किसी धर्म का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रख रहे हैं। बिल्कुल। ये समझना जरूरी है कि इतिहास में क्या हुआ था। तो मेनोक्यो का क्या किस्सा था? तो जब मेनोक्यो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबें पढ़ीं, तो उसने बाइबल की और ईश्वर की अपनी खुद की एक अलग व्याख्या कर डाली। जरा उस किसान के बारे में सोचिए। पीढ़ियों से उसके पूर्वजों ने वही माना जो उन्हें बताया गया, लेकिन अब अक्षरों को पढ़कर उसके मन में खुद के विचार पैदा हो रहे थे। राइट। पर रोमन चर्च के लिए ये एक आम किसान का सशक्तिकरण नहीं था, बल्कि एक घोर धर्मद्रोह था। उन्होंने इंक्विजिशन शुरू किया। इंक्विजिशन? ये क्या था? ये धर्म विरोधियों को खोजकर सजा देने वाली एक बहुत ही खूंखार संस्था थी। उन्होंने मेनोक्यो को पकड़ा और अंततः उसे मौत की सजा दे दी गई। बाप रे, सिर्फ अपनी सोच रखने के लिए मौत की सजा? हाँ। और इसके बाद चर्च इतना डर गया कि 1558 से उन्होंने प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी, जिसे इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स कहते हैं। ये एक तरह से सत्ता का ज्ञान पर वापस नियंत्रण पाने का हताश प्रयास था। यूरोप में तो मुद्रण ने सच में धर्म की नींव हिला दी थी। लेकिन अगर हम उसी समय भारत की तरफ देखें तो यहाँ ज्ञान को सहेजने का तरीका तो बिल्कुल अलग था। प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले भारत में क्या हो रहा था? भारत में ना पांडुलिपियों की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां मतलब? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। हाँ। संस्कृत, अरबी और फारसी में ज्ञान को ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर बड़ी सावधानी से लिखा जाता था। लेकिन ये पांडुलिपियां बहुत नाजुक होती थीं और इन्हें तैयार करना बहुत महंगा पड़ता था। मतलब शिक्षा मुख्य रूप से मौखिक थी। गुरु बोलते थे और शिष्य उसे सुन के याद करते थे। तो फिर यहाँ मशीन वाला प्रिंटिंग प्रेस कैसे और कब आया? 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली मिशनरियों के साथ गोवा में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आया। जेजुइट पुजारियों ने स्थानीय भाषाएं सीखीं और कोंकणी और कन्नड़ में धार्मिक किताबें छापनी शुरू की। अच्छा, तो शुरुआत में इसका उद्देश्य केवल ईसाई धर्म का प्रचार करना था? बिल्कुल। लेकिन असली हंगामा तो तब शुरू हुआ जब अंग्रेजी भाषा का प्रेस भारत में आया। अरे हाँ, ये मेरा इस डिस्कशन का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की नाम के एक व्यक्ति ने बंगाल गजट शुरू किया था। हाँ, बंगाल गजट। और ये कोई धार्मिक पत्रिका नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र व्यावसायिक पत्रिका थी। हिक्की ने इसमें विज्ञापनों के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों की निजी जिंदगी की गपशप छापना शुरू कर दिया। ये बहुत ही दुस्साहसी कदम था हिक्की का। मतलब भारत का पहला अंग्रेजी अखबार अंग्रेजों की ही नाक में दम करने वाला एक गॉसिप कॉलम बन गया था। मैं सोच सकती हूँ कि अंग्रेज अधिकारी कितने छिड़ गए होंगे इससे। बहुत ज्यादा। तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स इतने बौखला गए कि उन्होंने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और फिर ऐसे अखबारों को बढ़ावा दिया जो कंपनी के पक्ष में लिखते थे। तो ये भारत में प्रेस की आज़ादी और सरकारी सेंसरशिप के बीच टकराव का पहला बड़ा मामला था। बिल्कुल। और जैसे जैसे 19वीं सदी आई, भारत में छपाई का दायरा बहुत विस्तृत हो गया।
ये केवल अखबारों या गपशप तक सीमित नहीं रहा। हाँ, ये तो एक विचार विमर्श का एक पब्लिक स्फीयर बन गया था, एक सार्वजनिक दायरा। राइट। अब तक जो बहसें सिर्फ कुछ गिने चुने विद्वानों के बंद कमरों में होती थी ना, वे अब खुलेआम कागज पर आ गईं। जैसे सती प्रथा, एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों पर समाज में तीखी बहसें होने लगीं। मुझे याद है राजा राम मोहन राय का नाम इसमें बहुत प्रमुख है। हाँ, राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी छापना शुरू किया, जिसमें वो समाज सुधार की बातें करते थे। और उनके तर्कों का कड़ा विरोध करने के लिए रूढ़िवादियों ने भी कोई एक अखबार निकाला था, शायद समाचार चंद्रिका। एकदम सही, समाचार चंद्रिका। और यहां भी मैं श्रोताओं को याद दिला दूं कि हम बस ऐतिहासिक तर्कों का विश्लेषण कर रहे हैं, किसी पक्ष का समर्थन नहीं। पर दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पक्ष जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रिंट का सहारा ले रहे थे। और ये सिर्फ हिंदू समाज तक सीमित नहीं था ना, मुस्लिम समाज में उलेमाओं ने भी प्रिंट का भारी इस्तेमाल किया। और यहाँ एक नई तकनीक का जिक्र आता है, लिथोग्राफी प्रेस। लिथोग्राफी? हाँ, ये लिथोग्राफी क्या बला थी और इसने कैसे मदद की? लिथोग्राफी एक ऐसी तकनीक थी जिसमें धातु के अक्षरों को सेट करने के बजाय एक विशेष पत्थर की सतह पर तेल या ग्रीस वाले रसायन से लिखा या डिजाइन किया जाता था। अच्छा, पत्थर पर? हाँ। फिर पानी और स्याही के वैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल करके इससे छपाई होती थी। इसके लिए भारी भरकम सांचों या बहुत महंगी मशीनों की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये बहुत सस्ता पड़ता था। ओह, तो इससे आम लोगों तक पहुंचना और आसान हो गया। बिल्कुल। उलमाओं को डर था कि औपनिवेशिक शासक उनके कानून ना बदल दें, इसलिए उन्होंने 1867 में देवबंद मदरसा की स्थापना की और इसी सस्ते लिथोग्राफिक प्रेस का इस्तेमाल करके हजारों की संख्या में फतवे और धार्मिक ग्रंथों के उर्दू अनुवाद छापे। इसी तरह हिंदुओं में भी कलकत्ता और लखनऊ के नवल किशोर प्रेस जैसे कारखानों से रामचरितमानस और अन्य धार्मिक ग्रंथ बड़ी मात्रा में छपने लगे थे। अब ज्ञान किसी विशेष वर्ग की संपत्ति नहीं रहा था। एग्जैक्टली। और प्रिंट ने सिर्फ धार्मिक बहसें ही नहीं छेड़ी, बल्कि इसने पूरे भारत को एक भौगोलिक और भावनात्मक सूत्र में पिरोने का काम भी किया। वो कैसे? देखो, जब कलकत्ता का कोई अखबार ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करता था, तो मद्रास या बॉम्बे में बैठा व्यक्ति भी उसे पढ़कर वही गुस्सा महसूस करता था। जी जी। एक जगह की खबर दूसरी जगह पहुंच रही थी। वाह, मतलब इसी ने राष्ट्रवाद की उस साझी भावना को जन्म दिया। लोग कनेक्टेड फील करने लगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम मोड़ आता है हमारी कहानी में। जब ज्ञान आम आदमी के हाथ में आता है ना, तो सत्ता को डर लगता है। हाँ, सत्ता कभी नहीं चाहती कि हर कोई सवाल पूछे। राइट। 19वीं सदी में जब किताबें और अखबार समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं और मजदूरों तक पहुंचने लगे, तो समाज में खामोश क्रांति होने लगी। और महिलाओं का पढ़ना तो उस दौर में बहुत बड़ा टैबू माना जाता था। हाँ। रूढ़िवादी परिवारों में ये अंधविश्वास था कि अगर महिलाएं पढ़ेंगी, लिखेंगी, तो घर बर्बाद हो जाएगा या वे विधवा हो जाएंगी। हाँ, बहुत ही अजीब और डरावनी सोच थी। लेकिन कई महिलाओं ने इन कट्टरपंथी विचारों को दरकिनार करते हुए बगावत की। इसमें रससुंदरी देवी की कहानी मुझे सबसे शक्तिशाली और भावुक लगती है। आप उनके बारे में बताना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। पूर्वी बंगाल की इस महिला ने दिन भर घर के काम करने के बाद रात के अंधेरे में अपनी रसोई में छिप छिप कर पढ़ना सीखा। जरा उस घुटन और उस साहस के बारे में सोचिए। एक एक अक्षर को पहचानना, वो भी इस डर के साये में कि कोई देख ना ले। सच में ये बहुत प्रेरणादायक है। और बाद में उन्होंने अमार जीवन नाम की अपनी आत्मकथा लिखी। आज जो किताबें बड़ी आसानी से हमारी अलमारियों में सजी रहती हैं ना, उनके लिए किसी समय एक रसोई की चारदीवारी के भीतर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी। ये अकल्पनीय है। और रससुंदरी देवी अकेली नहीं थी। कैलाशबाशिनी देवी, महाराष्ट्र में ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई जैसी महिलाओं ने समाज में औरतों की दयनीय स्थिति पर बहुत ही मुखर होकर लिखा। बेगम रुकैया सखावत हुसैन का भी तो नाम आता है इसमें। हाँ, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने तो महिलाओं की शिक्षा का विरोध करने वालों की कड़ी निंदा की थी अपनी लेखनी से। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, निचली जातियों और मजदूरों ने भी कलम को हथियार बनाया। हाँ, ज्योतिबा फूले ने 1871 में अपनी किताब गुलामगिरी में जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया था। बिल्कुल। और बाद में B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं, उनके लेखन को पूरे भारत में पढ़ा गया। मैंने एक और नाम पढ़ा था, काशी बाबा।
वो शायद कानपुर के मिल मजदूर थे। एग्जैक्टली कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने छोटे और बड़े का सवाल लिखकर वर्गीय और जातीय शोषण की हकीकत दुनिया के सामने रखी थी। तो इन सब आवाजों को सुनकर ब्रिटिश सरकार तो पूरी तरह से घबरा गई होगी। घबराना तो लाजमी था। 1857 के विद्रोह के बाद उन्हें एहसास हो चुका था कि अगर देसी भाषा के प्रेस या जिसे वर्नैक्युलर प्रेस कहते हैं उस पर लगाम नहीं लगाई गई तो उनका साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि सत्ता कभी इतनी आसानी से ज्ञान को बंटने नहीं देती। बिल्कुल। तो उन्होंने इसे कुचलने के लिए क्या किया? 1878 में वे वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लेकर आए। ये कानून आयरिश प्रेस कानूनों की तर्ज पर बनाया गया था और इसे गैगिंग एक्ट मतलब मुंह बंद करने वाला कानून भी कहा गया। अच्छा, गैगिंग एक्ट। तो इस कानून के तहत सरकार को अपार शक्तियां मिल गई। ये काम कैसे करता था? क्या वे अखबारों को छापने से पहले ही रोक देते थे? देखो, सरकार देसी भाषा के अखबारों की नियमित निगरानी करती थी। अगर कोई भी अखबार सरकार के खिलाफ कुछ राजद्रोही छापता था तो सबसे पहले अखबार को एक चेतावनी दी जाती थी। और अगर वो चेतावनी ना माने तो? अगर चेतावनी को अनसुना किया गया तो सरकार उस अखबार की मशीनें और पूरा प्रिंटिंग प्रेस ही जब्त कर सकती थी। बाप रे, सीधे प्रेस जब्त? हाँ, बाल गंगाधर तिलक का अखबार केसरी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने जब पंजाब के क्रांतिकारियों के समर्थन में लेख लिखे तो उन्हें 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पूरे देश में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। मतलब मुद्रण अब आजादी की लड़ाई का सीधा केंद्र बन चुका था। बिल्कुल सही। तो अगर हम चीन के एक साधारण लकड़ी के ठप्पे से शुरू हुई इस पूरी कहानी को समेटें तो हम देखते हैं कि कैसे स्याही के कुछ निशानों ने यूरोप में धर्म सुधार ला दिया, सदियों पुरानी सत्ताओं को चुनौती दी, महिलाओं को रसोई से निकालकर लिखिका बनाया। राइट, और भारत में समाज सुधार से लेकर आजादी की लड़ाई तक का एक लंबा सफर तय किया। किताबों और अखबारों ने दुनिया को सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। बिल्कुल। मुद्रण संस्कृति ने सूचनाओं का लोकतंत्रीकरण किया और हमें उस आधुनिक दुनिया में प्रवेश कराया जहां हर व्यक्ति के पास अपनी आवाज है और अपने विचार हैं। लेकिन इस डिस्कशन को खत्म करने से पहले एक नया और थोड़ा उकसाने वाला विचार मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, वो क्या? देखो, आज हम प्रिंट संस्कृति से बहुत आगे निकलकर पूरी तरह से डिजिटल युग में आ गए हैं। आज हमारा सारा ज्ञान क्लाउड स्टोरेज, सर्वर और स्क्रीन पर मौजूद है। हाँ, ये तो है। सब कुछ हमारे फोन और लैपटॉप में है। पर सदियों पुरानी वो हस्तलिखित पांडुलिपियां और गुटेनबर्ग की छपी हुई बाइबल आज भी कई म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं और उन्हें हम छू सकते हैं। लेकिन क्या हमारी आज की डिजिटल जानकारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए उतनी ही सुरक्षित है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। सोचिए ना, क्या किसी दिन एक भयंकर सर्वर क्रैश या कोई बहुत बड़ा साइबर हमला हमारे युग के पूरे इतिहास को बस एक ही झटके में मिटा नहीं सकता? ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। सच में भौतिक किताबों का वजूद तो सदियों का है, पर डिजिटल डेटा कितना नाजुक है ये हम सब जानते हैं। कोई भी सोच सकता है कि अगर कभी ऐसा हुआ तो क्या हमारी दुनिया वापस उसी कोरेपन और सन्नाटे में लौट जाएगी जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी? एक ऐसी दुनिया जहां छपा हुआ एक भी शब्द न बचे? रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ना? इसी विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए और हाँ, हमेशा सवाल पूछते रहिए।